देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब काफ़ी लंबे समय तक चोट के कारण बिस्तर पर पड़े होने के बाद मैं फिर से अपनी जॉब पर लौटा था। मैं रेलवे में कैटरिंग का काम करता था और मैंने कुछ ही समय पहले यह काम करना शुरू किया था और अब मैंने इस काम में महारत भी हासिल कर ली थी। कुछ 1.5 महीने के काम करने के बाद एक दिन ट्रेन से उतरते वक्त मेरा पैर फिसलने के कारण मैं नीचे गिर पड़ा। उस वक्त मुझे इतना दर्द महसूस नहीं हुआ, पर आगे चलकर वह मेरे पैर की इंजरी के रूप में सामने आया, जिसके कारण मुझे 2 महीने तक घर पर बैठे रहना पड़ा। पैसों की बड़ी तंगी चल रही थी। अब मुझे इस जॉब के साथ भी कुछ अलग सा काम ढूंढना था जिससे मैं थोड़े और पैसे कमा सकूं। मैं इसी सोच में अगले दिन कैटरिंग के काम के लिए स्टेशन पहुंचा, पर यहाँ तो कुछ और ही बात चल रही थी। असल में जिस स्टेशन पर मैं काम करता था वहाँ से कुछ 20 स्टेशन आगे मांड्या नाम का एक स्टेशन आता था, जो कि अपने हरे भरे और विशालकाय प्लेटफार्म के साथ अपनी भूतिया कहानियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वो स्टेशन सच में एक आकर्षण का केंद्र था, पर पिछले कुछ समय से वहाँ से जुड़ी हुई काफ़ी भूत प्रेतों के चर्चे लोगों में फैलने लगे थे। ऐसे तो मैंने हर स्टेशन के अपने अपने डरावनी कहानियाँ सुनी हैं जो कि लोगों में आम बात रहती है, पर मांड्या स्टेशन इसमें सबसे अलग था। इसकी कहानियाँ सच्चाई से जुड़ती थीं और यहाँ दुर्घटनाएं काफ़ी सारे लोगों ने अपनी आंखों से भी देखी थी। बात यह थी कि स्टेशन का कैंटीन वाला अपनी नौकरी छोड़कर वहाँ से चला गया और अब उस स्टेशन पर कोई और दूसरा कोई कैंटीन में काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है कि जो पहले कैंटीन वाला यहाँ काम करता था उसके साथ बड़ी अजीब अजीब खौफनाक घटना हुई है। उसने कई बार तो भूत प्रेतों को भी देखा था, जिसके कारण वो अपनी नौकरी छोड़कर चला गया और इसी डर से कोई और वहाँ पर जा नहीं रहा था। रेलवे कमेटी ने वहाँ पर कैंटीन का काम करने वाले को ज़्यादा पैसे देने की बात कही, पर फिर भी कोई शख्स वहाँ पर जाने के लिए मान ही नहीं रहा था। यह मेरे लिए सुनहरा अवसर था तो मैं मान गया, पर मैं अकेले वहाँ पर नहीं जा सकता था, इसलिए अब मुझे 2 और जनों को भी मनाना था। तो मैं अपने 2 दोस्तों को वहाँ जाने के लिए मनाने लगा, पर मानो उन दोनों के सर पर भूतों की कहानियों का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया था। वो दोनों मेरे साथ जाने के लिए मान नहीं रहे थे, पर किसी तरह मैंने उन दोनों को मना ही लिया। अब हम अगले हफ्ते तक पूरी तरह से उस स्टेशन पर शिफ्ट हो गए थे और जैसी मेरी स्टेशन को लेकर विचारधारा थी कि वो स्टेशन डरावना होगा या भूतिया होगा, वह पूरी तरह से गलत साबित हो गई। स्टेशन की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। स्टेशन हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था और वहाँ की साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था। एक तरह से यह लोगों के लिए ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए सबसे अच्छा स्टेशन था। फिर 2 हफ्ते बीत गए। हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा था, काम में कोई रुकावट नहीं थी। और एक दिन ऐसी ही रात को ट्रेन आई और मैंने खाने का सामान उठाया और सीधे जाकर ट्रेन में चढ़कर बेचने लगा। बहुत जल्दी ही मेरे सामान भी बिक गया और मैं फिर से ट्रेन से उतरकर कैंटीन की तरफ जाने लगा ताकि और सामान ला सकूं। जैसे ही मैं कैंटीन में पहुंचा तो मैंने पाया कि कैंटीन में लाइट नहीं जल रही है। यह संभव नहीं था कि लाइट चली जाए, तो मुझे लगा कि शायद बल्ब खराब हो गया होगा। मुझे अंदर ही अंधेरे में किसी के काम करने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा मेरा दोस्त प्रीतम वहाँ पर काम कर रहा है। मैंने आवाज़ देकर कहा, अरे प्रीतम, ज़रा वह खाने की ट्रे पकड़ाना, वो यार पहले वाली ख़त्म हो गई है। इतना बोलते ही प्रीतम उठकर आया और ट्रे मेरे हाथ में दे दी। इतने अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर उसका हाथ पूरे सफ़ेद सफ़ेद हुए थे। उसने कैंटीन के अंदर से ही मुझे सामान पकड़ा दिया और फिर से काम पर लग गया। फिर मुझे लगा शायद प्रीतम आटे से कुछ बना रहा होगा, इसलिए उसके हाथ आटे में सने होंगे। मैं फिर से जाकर अब काम पर लग गया और थोड़ी समय के बाद फिर से मेरे सारे सामान बिक गए। मैं फिर से कैंटीन की तरफ सामान लेने गया। प्रीतम अभी भी काम कर रहा था। फिर मैंने एक और बार उसको दूसरी ट्रे पकड़ाने के लिए कहा। इस बार शायद उसने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने फिर से ज़ोर से आवाज़ दी, पर इस बार भी उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर मुझे लगा कि शायद वो जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा है या ऐसा ही कुछ। मैं खुद कैंटीन के अंदर जाकर देखने लगा और जब तक मैं कैंटीन के अंदर गया तो वहीं दूसरे दरवाजे से प्रीतम निकल गया।
मैंने उसे रुकने के लिए भी कहा, पर वो रुका ही नहीं और मैं उसके पीछे जाने लगा। तभी मेरे दूसरे दोस्त कमलेश ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई और कुछ सामान लाने को कहा। मैंने उस सामान को उठाया और कमलेश के पास गया। तभी मैंने सोचा कि प्रीतम की यह बात कमलेश को बताऊं। ना जाने मुझे थोड़ा अजीब जैसा प्रीतम में कुछ लग रहा था, पर जब तक मैं यह बात कमलेश को बताता, वहीं सामने से जहां ट्रेन रुकी थी, ट्रेन के अंदर से प्रीतम खाने की ट्रे लेकर बाहर आया। मैंने प्रीतम को देखकर तुरंत ही पूछ लिया, तुम तो दूसरी तरफ गए थे, तब ट्रेन से कैसे बाहर आए? उसने कहा, मैं तो इतने समय से ट्रेन के अंदर ही हूँ। आज का दिन बहुत खराब था, ज़्यादा कुछ बिका नहीं यार। तभी मैंने कहा, मजाक करना बंद करो यार, तुम कैंटीन में थे और जब मैंने ट्रे देने के लिए कहा तो तुमने नहीं दिया। तभी उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो कैंटीन में एक बार भी नहीं गया। जैसे ही ट्रेन रुकी थी तो तुम्हारे ट्रेन के अंदर जाने के बाद मैं भी सामान लेकर पीछे आया था और उसी समय से मैं ट्रेन के अंदर ही हूँ। देखो मेरा सामान नहीं बिका है, अगर ट्रे खाली होता तो मैं कैंटीन जाता ना। मुझे यह बात सही लगी और मैं सोच रहा था कि तब तक वह आदमी कैंटीन में काम कर रहा होगा, क्योंकि हम तीन ही लोग स्टेशन के कैंटीन का काम संभालते थे और प्रीतम के हाथ पर कोई भी सफ़ेद निशान नहीं थे, जो मुझे साफ दर्शा रहा था कि वह आदमी मेरा दोस्त नहीं कोई और था। मैं बस ये सब सोच सोचकर बहुत गहरी सोच में पड़ गया था। मेरी ऐसी आव भाव को देखकर मेरे दोस्तों ने पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, जिस पर मैंने अपने परेशानी का कारण बताया और वह लोग भी सुनकर बहुत हैरान हो गए, क्योंकि कोई हमारी अनुपस्थिति में कैंटीन में था। तभी कमलेश ने भी कहा कि उसे कैंटीन से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। फिर यह सब बातें करने के बाद हम सब थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि काफ़ी संभावना थी जो कहानियाँ स्टेशन की भूतिया घटना को दर्शाती थी वह सच में सच हो सकती हैं। इसके बाद हम तीनों एक साथ कैंटीन की तरफ गए ताकि ये देख सकें कि वह आदमी अभी भी है कि नहीं। कैंटीन का दूसरा दरवाज़ा पीछे की तरफ खुला हुआ था, जबकि ज़्यादातर वो बंद ही रहता था। हमने उस दरवाजे से बाहर जाकर देखा तो एक आदमी सीधे सीधे चले जा रहा था। ऐसी संभावना थी कि शायद यह वही आदमी था और मैं उस आदमी के पीछे जाने लगा कि तभी मेरे दोस्त ने कहा, जाने दे यार, कोई पागल होगा, कुछ हो ना जाए। मैं भी थोड़े समय सोचकर फिर से मुड़ गया और अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की तरफ बढ़ गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वो आदमी अपने हाथ पीछे की तरफ करके आगे बढ़ रहा है और उसका हाथ पूरी तरह से सफ़ेद था। इसी तरह के चलते चलते वो अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। उसी रात सोते वक्त मुझे बहुत ही बुरा सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मैं उसी आदमी का पीछा कर रहा हूँ और थोड़ी ही दूरी पर जाकर रोशनी आती है। मुझे दिखता है कि उस आदमी के हाथ ही सफ़ेद नहीं थे, बल्कि उसका पूरा शरीर और उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर बहुत ही बड़ी बड़ी चोटों के निशान थे, जैसे किसी बड़े वाहन से उसका एक्सीडेंट हुआ हो। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया और पीछे मुड़कर भागने लगा, पर तभी वह आदमी पीछे की तरफ मुड़ा और अपना हाथ बढ़ाया, जो सीधे आकर मेरे कंधे को पकड़ लिया। फिर वो मुझे पीछे की तरफ खींचने लगा। इस समय मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी मेरी नींद खुल गई और मैं हांफते हुए नींद से उठा और अपने दोनों तरफ देखा। मेरे दोनों दोस्त मेरी दाएं तरफ में सो रहे थे और मैं अभी भी अपनी कैंटीन के रूम में लेटा हुआ था। यह देखकर मेरी जान में जान आई। तभी मैंने सोचा कि यह बात अपने दोस्तों को बता दूं, पर मुझे शंका थी कि अगर वे दोनों इस बात को सुनकर डर गए तब तो मुझे अकेले ही यहाँ पर काम करना होगा। मैंने बहुत ही मुश्किल से उन दोनों को यहाँ पर काम के लिए मनाया था, इसलिए मुझे यह बात अपने तक रखना ही ठीक लगा। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए, पर अब मुझे समझ आ रहा था कि यह स्टेशन जितना सामान्य नज़र आ रहा है उतना है नहीं। इनकी कहानियाँ सच में एक सच्ची कहानी है, क्योंकि उसके बाद भी कई सारी अजीब घटनाएं मेरे साथ हुई। यह सब सिर्फ मैं महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे दोस्तों के साथ कुछ ऐसा 1-2 बार हुआ था, जिसमें एक दिन कमलेश जब रात को पानी भरने के लिए स्टेशन के नल के उधर गया तो उसने पाया कि नल चल नहीं रहा है, जो कि काफ़ी असामान्य बात थी। अब दूसरा नल सीधे स्टेशन के सबसे आगे की तरफ था और स्टेशन लंबाई में छोटा भी नहीं था। कमलेश पानी भरने के लिए स्टेशन के सबसे आगे वाले हिस्से की तरफ गया। वहाँ पर पानी साफ साफ। पानी भर के जैसे ही कमलेश लौट रहा था तो पीछे से एक आदमी ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, बेटा मुझे थोड़ा पानी पिला दो। कमलेश ने पानी भर लिया था, इसलिए उसने कहा,
अच्छा चाचा, आप वहाँ नल के यहाँ से पानी पी लीजिए। जिस पर वह आदमी काफ़ी गुस्सा हो गया और अजीब तरीके से कमलेश को घूरने लगा। इससे अजीब बात तो ये थी कि वह आदमी कमलेश की तरफ देख रहा था तो उसके चेहरे के भाव मानो जैसे बदल रहे थे। कमलेश थोड़ा डर सा गया और उसने अपना चेहरा फिराया और अपनी मुंडी फिराई और वह सीधा आगे चलने लगा। तभी जैसे ही कमलेश ने पीछे मुड़कर देखा तो थोड़ी ही दूर पर जाने पर कमलेश को पीछे से पानी के गिरने की आवाज़ आने लगी। उसे लगा कि शायद वह चाचा पानी पी रहे होंगे। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई था ही नहीं, मानो वो एक पल में वहाँ से गायब हो गए और नल भी पूरी तरह से अब बंद था। कमलेश ये सब देखकर काफ़ी डर गया था। भागते हुए वो हमारे पास कैंटीन में आया और हमें ये बात बताई। उस दिन के बाद से कोई घटना नहीं हुई थी और ना तो कोई स्टेशन पर आसानी से कोई चीज़ हमें दिख रही थी। हमें लगा कि यह सब हमारा इत्तेफाक हो। फिर ऐसे ही एक रात को मैं स्टेशन पर अकेला रुका था। मेरे दोनों दोस्त कुछ सामान लाने के लिए कहीं पर गए थे और उन्हें काफ़ी समय लगने वाला था। आज मैं स्टेशन पर अकेला ही था और कुछ ही समय में ट्रेन भी आ गई। मैंने खाने की ट्रे ली और ट्रेन में ले जाकर बेचने लगा। थोड़े ही समय में मेरे सारे खाने के सामान बिक गए और ये सब देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ और दौड़कर कैंटीन से बाकी ट्रे लाने के लिए मैं जाने लगा। पर तभी जैसे मैं कैंटीन के नज़दीक पहुंचा तो मैंने पाया कि कैंटीन की लाइट बंद है। मुझे लगा कि यह तो अब रोज का हो गया है, इस पर मुझे कंप्लेन करनी होगी। फिर मैं जैसे ही कैंटीन के अंदर जाने वाला था मुझे फिर से अंदर किसी के काम करने की आवाज़ आ रही थी। यह बिल्कुल उसी दिन जैसा हो रहा था जिस वजह से मैं थोड़ा डर गया। मैं डर से घबराकर बाहर ही खड़ा रहा और फिर कुछ ही क्षणों में दो हाथ कैंटीन से बाहर आए और खाने की ट्रे बाहर रखकर वह हाथ फिर से अंदर चले गए। मैंने पूरी तरह से तो यह सब होते नहीं देखा, पर मैंने इतना देख लिया था कि यह उस दिन जैसा सफ़ेद हाथ है। शायद वही आदमी आज भी कैंटीन में मौजूद था। डर से मुझे अंदर देखने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं अपनी पूरी हिम्मत के साथ कैंटीन के अंदर गया। कैंटीन के अंदर बहुत ही अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कई सालों से यहाँ रोशनी की एकमात्र किरण भी नहीं पड़ी है। मैं फिर से अंदाज़ा लगाकर कैंटीन के उस हिस्से में पहुँचा जहाँ पर खाने वगैरह बनते हैं। वहीं से मुझे आवाज़ आ रही थी और जब मैं अंदर पहुँचा तो जो मैंने देखा उससे मेरे कुछ क्षणों के लिए मानो रूह ही कांप गई। मैंने देखा कि हूबहू जो मेरे सपने में आदमी आया था यह बिल्कुल वही आदमी था। उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े चोटों के निशान थे। पूरे शरीर पर शायद किसी सफ़ेद रंग की दवाइयाँ लगी हुई थीं। उस आदमी से अजीब तरह की गंध आ रही थी और वह दूसरी तरफ चेहरा करके कुछ पका रहा था। अचानक से उसने अपना चेहरा घुमाया जो कि किसी भयानक प्रेत से कम नहीं था। उसकी आंखें और होठ पूरी तरह से जले हुए थे, पर उसका सिर बड़ा जख्मी था। पानी जैसा उसके सर से खून बह रहा था और वह एक शैतानी हंसी में हंसते हुए मेरे ऊपर कूद पड़ा। उसे देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं एक पल भी वहाँ पर रुका नहीं। फिर मैं सीधा कैंटीन से बाहर निकलने के लिए भागने लगा। कैंटीन का दरवाज़ा बंद था जो देखकर मेरा डर अब मानो सातवें आसमान पर पहुँच गया था। फिर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस दरवाजे को खोलने के लिए, पर वो दरवाजे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं पीछे से वो प्रेत धीरे धीरे चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। तभी मुझे कैंटीन के पीछे वाला दरवाज़ा याद आया और मैं कैंटीन के पीछे वाले दरवाजे से तुरंत ही भागने लगा। स्टेशन की दूसरी तरफ थोड़ी भी लाइट नहीं थी। मैं अंधेरे में खाली खाली स्टेशन में भाग रहा था और मेरे पीछे वह प्रेत बढ़ते हुए आ रहा था। तभी अचानक से भागते भागते मेरे सामने ही वह प्रेत आ गया और वो प्रेत बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। उस समय उसका आकार हर एक क्षण मानो बढ़ता जा रहा था। तभी मैं पीछे मुड़कर दूसरी तरफ भागने लगा और उसी वक्त उस प्रेत ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपने हाथों से पकड़कर मुझे पीछे की तरफ खींचने लगा। यह बिल्कुल मेरे साथ मेरे सपने जैसा ही हो रहा था। मैं अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर ना जाने मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी नवजात बच्चे को कोई बलपूर्वक पीछे खींच रहा है। मेरी जीने की आस अब खत्म हो गई थी कि तभी दूसरी तरफ से मेरे दोस्त भागते आ रहे थे और उन्हें देखकर वो प्रेत मानो एक पल में गायब हो गया। उन दोनों ने जब मेरी ऐसी हालत देखी तो उन्हें भी मालूम पड़ गया कि यह स्टेशन बहुत भूता है। फिर हमने अगले ही दिन वहाँ का काम छोड़ दिया
और फिर से अपनी पुरानी जगह पर ही लग गए। अभी उस स्टेशन पर कोई भी कैंटीन में काम नहीं करता और थोड़े ही समय बाद स्टेशन को बंद करने का भी विचार किया गया। जो भी हो, इस घटना ने मेरे भूत प्रेत को लेकर जो उनके अस्तित्व को नकारने वाली सोच थी उसे पूरी तरह से बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।